हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों 2023 में मिथिला यूनिवर्सिटी से जितने भी स्टूडेंट पार्ट थर्ड का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और यदि आपका हिस्ट्री ऑनर्स है तो आप लोग इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में हिस्ट्री पेपर नंबर 7 के लिए मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 डिस्कस करूंगा। इससे पहले 3 क्लासेस मैंने आपको पेपर नंबर 7 के लिए प्रोवाइड किया है, जिसमें आपको मैंने प्रत्येक क्लास में 10 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराया है और एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस कराया है। आज की भी क्लास में मैं आपको वही कराने वाला हूं, 10 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ इंपोर्टेंट फैक्ट भी नोट कराने वाला हूं, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। और साथ में एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस ऐसे कराने वाला हूं जो कि आपके पेपर में 100% पूछा ही जाएगा। तो आइए आगाज करते हैं आज की क्लास को। इससे पहले आपका बस एक छोटा सा काम है कि शेयर करो, जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है सभी में शेयर कर दो भाई। जितने भी सोशल मीडिया ऐप है आपके पास सब पे शेयर कर दो, लिंक को कॉपी करो और फटाफट से शेयर करो। लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जैसे ही क्लास आएगी आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ये क्लासेस आपको डेली शाम को 7 बजे मिलती है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट्स करते हैं कि सर इसका पीडीएफ हमें कहां से मिलेगा। तो मेरे भाई पीडीएफ के बारे में मैं आपको बता दिया हूं ऑलरेडी कि जैसे ही ये सीरीज खत्म होती है, 8 क्लासेस आएगी आपको पेपर नंबर 7 के लिए, ये खत्म हो जाएगी तो आपको एक कंप्लीट बुक की तरह मैं पीडीएफ बनाकर दे दूंगा, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसके लिए आपको 25 रुपए पे करने होते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। सबसे पहले तो मैं यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखिए क्या है। पहला नंबर क्वेश्चंस कहता है जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने। ये जो क्वेश्चंस है मेरे भाई 2022 में ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2022 में। लेकिन इसके साथ जो मैं आपको इंपोर्टेंट फैक्ट कराने वाला हूं वहां से आपके पेपर में पक्का क्वेश्चंस बनने वाले हैं, तो पूरे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। ध्यान रखिए जॉर्ज वाशिंगटन जो है यह अमेरिका के राष्ट्रपति कब चुने गए थे। तो मेरे भाई कब चुने गए थे? 1789 ईस्वी में, ठीक है। अगर मैं आपसे डेट बाय डेट पूछ लूं तो क्या कहोगे? तो याद रखोगे 30 अप्रैल 1789 को जो है अमेरिका के राष्ट्रपति कौन नियुक्त किए गए? तो जॉर्ज वाशिंगटन, जो कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए मेरे भाई कि अमेरिका के जो है जॉर्ज वाशिंगटन जो राष्ट्रपति बने या कितनी बार बने, तो 2 बार बने थे। कब बने थे? 2 बार बने थे ये अमेरिका के राष्ट्रपति। कब कब बने? तो आपको याद रखना है सबसे पहली बार तो यह 1789 में बनते हैं और कब तक? तो 1793 तक, ठीक है। फिर यह दूसरी बार जो है 4 मार्च 1793 को दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए शपथ लेते हैं और इसके बाद कब तक रहते हैं? तो 1796 ईस्वी तक, सॉरी 1797 ईस्वी तक। कब तक? 1797 ईस्वी तक रहते हैं। तो ये सारे इंपोर्टेंट फैक्ट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। यार दबा के शेयर करो, फटाफट से शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इतना शेयर करो कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट लाइव में जुड़ सके, ठीक है। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है अमेरिका में क्रांति से पहले उपनिवेशों की संख्या कितनी थी। तो याद रखिएगा अमेरिका में जो है क्रांति से पूर्व उपनिवेशों की कुल संख्या कितनी थी? मेरे भाई 13 थी। कितनी थी? 13 उपनिवेश था। मैं बताऊंगा आपको कौन कौन सा उपनिवेश था। इससे पहले यह जान लीजिए कि ये जो 13 उपनिवेश थे यह किसके अंतर्गत थे। तो आपको याद रखना है ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत थे। किसके अंतर्गत थे? ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत जो ये 13 के 13 उपनिवेश थे, ठीक है। जिसमें कौन कौन से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट आपको मैं लिखाने वाला हूं, नोट कर लीजिएगा। जिसमें उपनिवेश थे कौन कौन? डेलावेयर थे। कौन थे भाई? डेलावेयर थे। इसके बाद फिर नोट करिएगा जॉर्जिया था। कौन था? जॉर्जिया था। इसके बाद नोट कीजिएगा मैरीलैंड था। कौन था? मैरीलैंड था। फिर आपको याद रखना है कौन था? न्यूयॉर्क था, ठीक है। इस तरीके से जो है कुल मिलाकर कितने थे? तो 13 उपनिवेश थे जो कि किसके थे? अमेरिका के क्रांति से पूर्व ग्रेट ब्रिटेन के उपनिवेश थे। समझ गए? चलिए बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका में दास प्रथा का अंत किसने किया। स्टार लगाओ ये क्वेश्चन और देखिए यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे अभी बताता हूं। सबसे पहला तो ये जान लो कि अमेरिका में जो है यह दास प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया। तो आपको याद रखना है अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, जिन्होंने क्या किया? तो दास प्रथा को अमेरिका से खत्म कर दिया। अब मैं आपसे पूछ लूं कि कब खत्म किया, तो आपको याद रखना है 1865 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1865 ईस्वी में खत्म करते हैं। संविधान संशोधन कौन था? तो 13वें अमेरिकी संविधान संशोधन था। कौन था? 13वें अमेरिकी संविधान संशोधन था, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इस सारी चीजों को, संविधान संशोधन था। इसके बाद और भी क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए यहां से और भी क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस क्या बनता है तो याद रखिएगा, यदि मैं आपसे पूछ लूं, ठीक है, यहां पर आपसे पूछ लूं कि अमेरिका जो है, अमेरिका के ऐसे शुरुआत के कौन से राष्ट्रपति थे जो कभी भी गुलाम नहीं हुए। तो आपको याद रखना है शुरू के जो 12 राष्ट्रपति थे, उस 12 राष्ट्रपति में से केवल 2 ऐसे राष्ट्रपति थे जो कभी भी किसी भी शासक का गुलाम नहीं हुआ। उसमें कौन था? सबसे पहला नोट करना, ठीक है। सबसे पहला नोट करना जॉन एडम्स।
एडम्स। कौन था भाई? जॉन एडम्स, जो कि कभी भी किसी के गुलाम नहीं हुए, और इसका ही एक पुत्र था जिसका क्या नाम था? जॉन क्विंसी। क्या नाम था? जॉन क्विंसी, जो कभी भी किसी के गुलाम नहीं हुए। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस वर्ष फ्रांसीसी क्रांति घटित होती है, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति जो है यह कब होता है? तो आपको याद रखना है फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में होता है। यदि मैं आपसे डेट पूछ लूं तो आपको याद रखना है इसकी शुरुआत कब होती है, तो 5 मई 1789 से होती है। 5 मई 1789 से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है, और कब तक होती है? तो 9 नवंबर 1799 ईस्वी तक। कब तक? 9 नवंबर 1799 ईस्वी तक। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन क्या है, स्टार लगाओ, क्वेश्चन छपने वाला है कि किस युद्ध में नेपोलियन पराजित हुआ। ठीक है, नेपोलियन जो है यह किस युद्ध में पराजित हुआ? तो आपको याद रखना है वाटरलू में। किसमें? वाटरलू युद्ध में जो है यह कौन पराजित होता है? नेपोलियन पराजित होता है। इसके बाद देख लीजिएगा, यदि आपसे मैं पूछूं कि नेपोलियन जो पराजित होता है वाटरलू के युद्ध में, यह कब पराजित होता है? तो आपको याद रखना है 1815 ईस्वी में। कब? 1815 ईस्वी में पराजय होती है। कहां पर पराजय होती है भाई? यह जो क्या कहते हैं वाटरलू की जो युद्ध होती है यह कहां पर होता है? तो आपको याद रखना है बेल्जियम में होता है। कहां पर होता है? बेल्जियम में वाटरलू की युद्ध होती है, जिसमें 1815 ईस्वी में किसकी पराजय हो जाती है? नेपोलियन की पराजय हो जाती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इस युद्ध का, वाटरलू युद्ध का जो है नेतृत्वकर्ता कौन होते हैं, नेतृत्वकर्ता यानी कि किसके नेतृत्व में जो है यह युद्ध होता है, तो आपको याद रखना है ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। क्या याद रखना है? ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। ठीक है, नोट कर लीजिए, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के नेतृत्व में जो है यह वाटरलू का युद्ध होता है, जिसमें 1815 ईस्वी में बेल्जियम में किसकी पराजय होती है? तो नेपोलियन की पराजय होती है। फिर आपको याद रखना है कि ये जो वाटरलू का युद्ध था, ठीक है, वाटरलू का युद्ध या नेपोलियन का सबसे अंतिम युद्ध था। क्या था? नेपोलियन का जो है, नेपोलियन का अंतिम युद्ध अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या कहोगे? अंतिम युद्ध वाटरलू का युद्ध है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट याद रखोगे। अब देखिए एक सबसे दमदार फैक्ट यहां से नोट कर लीजिए आप। यदि मैं पूछूं आपसे, ये तो था बात क्या, तो बेल्जियम में, ठीक है, बेल्जियम में पराजित होती है वाटरलू के युद्ध में। फिर यदि मैं पूछूं कि भारत में नेपोलियन को कौन पराजित करता है, ठीक है, भारत में जो है यह नेपोलियन को कौन पराजित करता है, तो आपको याद रखना है मेरे भाई, भारत में नेपोलियन को पराजित करने वाला एक था, वो कौन था? तो आपको याद रखना है दौलत राव सिंधिया। कौन था भाई? दौलत राव सिंधिया जो है, दौलत राव सिंधिया, जो कि एक मराठा योद्धा था। क्या था? मराठा योद्धा था, जिसके द्वारा क्या किया गया? तो नेपोलियन को भारत में पराजित किया गया था। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए छठा क्वेश्चन क्या है, तो मेरे भाई छठा क्वेश्चन कहता है कि पेरिस की शांति संधि कब हुई थी, यानी कि यह क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा जा सकता है कि पेरिस में शांति समझौता कब हुआ था। तो आपको याद रखना है पेरिस में जो शांति समझौता हुआ था, यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं ऑप्शन। तब आपके मन में सवाल आता होगा कि आखिर ये पेरिस की जो शांति सम्मेलन है या फिर शांति संधि है, यह कब होता है? तो आपको डेट याद रखना है 1919 में होता है। कब होता है? 1919 में होता है। कहां पर होता है? तो आपको याद रखना है पेरिस में होता है। कहां पर होता है? पेरिस में होता है। इसमें कितने देश अपनी भागीदारी निभाते हैं? तो भाई 32 देश इसमें शामिल रहता है। कितने देश? 32 देशों ने इस शांति सम्मेलन में अपना भागीदारी निभाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, सातवां क्वेश्चन क्या है? सातवां क्वेश्चन है कि 1917 की क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? तो आपको याद रखना है 1917 की जब क्रांति होती है रूस में, तो उस समय जो रूस का शासक होता है मेरे भाई, वो कौन होता है? जार निकोलस द्वितीय होता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में भी कराया है, और देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है और कई बार एग्जाम में आया भी है। अब बात करते हैं यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो देखिए जार निकोलस द्वितीय जो था, यह कब से कब तक रूस का शासक रहा? तो आपको याद रखना है 1 नवंबर से लेकर के 1 नवंबर 1894 से लेकर के 15 मार्च 1917 तक। कब तक? 15 मार्च 1917 तक अपने पद त्याग तक जो है ये कहां के शासक रहे? तो रूस के शासक रहे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, यहां से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि रूस की जो 1917 की क्रांति है, ठीक है, रूस की जो 1917 की क्रांति है, इसका नायक कौन था? तो आपको याद रखना है इसका नायक जो है वह लेनिन था। कौन था? लेनिन, जो कि रूस की 1917 की क्रांति का नायक था। आइए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में किसने अग्रणी भूमिका निभाई, यानी कि किसने अपनी अहम भूमिका निभाई थी? तो आपको याद रखना है जर्मनी के एकीकरण में सबसे अहम भूमिका निभाने वाला कौन था? बिस्मार्क था। कौन था भाई? बिस्मार्क था, जो कि कहां का? जो कि प्रशिया का मुख्यमंत्री था। कहां का? प्रशिया का मुख्यमंत्री था। यदि आपसे मैं पूछ लूं, यदि मैं आपसे देखिए यहां पर एक क्वेश्चन पूछ लूं कि इसे प्रशिया का प्रधानमंत्री किसके द्वारा बनाया गया, ठीक है, प्रशिया का जो है प्रधानमंत्री किसके द्वारा बनाया गया? तो आपको याद रखना है राजा विल्हम प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा? राजा विल्हम प्रथम के द्वारा क्या बनाया गया? तो बिस्मार्क को प्रशिया का क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री बनाया गया। चलो भाई आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है कि इटली के एकीकरण के लिए
बताइए किसने यंग इटली की स्थापना करी। तो यंग इटली की स्थापना किसके द्वारा मेरे भाई, मेजनी के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है, ये क्वेश्चंस मैंने आपको पिछली क्लास में भी कराया था 1831 ईस्वी में। फिर देखिए यहां से क्वेश्चंस यंग इटली के जगह आपसे यदि मैं पूछ लूं कि यंग यूरोप की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है, तो ये भी मेजनी के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, मेजनी के द्वारा ही किया जाता है। कब किया जाता है, तो आपको डेट याद रखना है 1834 ईस्वी में। कब किया जाता है, 1834 ईस्वी में। आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हिटलर किस देश का तानाशाह था। तो हिटलर जो है मेरे भाई ये कहां का, जर्मनी का तानाशाह था। कहां का, जर्मनी का तानाशाह था। यदि मैं पूछूं कि हिटलर का जन्म कब होता है, तो आपको याद रखना है हिटलर का जो जन्म होता है यह 20 अप्रैल 1889 को होता है। कब होता है, 20 अप्रैल 1889 को होता है। इसकी मृत्यु कब होती है, हिटलर की मृत्यु के बारे में पूछ लूं तो कब होता है, 30 अप्रैल 1945 को होता है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये याद रखना कि दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह कौन था, आपको याद रखना है दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह कौन था। तो दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह जो है आपका हिटलर था। कौन था, हिटलर था। ठीक है, चलिए अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस देखते हैं। और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस देखो, ये जो क्वेश्चंस है 2017 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, 21 में पूछा गया, इसलिए आप जरूर इसको प्रिपेयर करोगे। 23 में निश्चित ही पूछा जाएगा। आप क्वेश्चन बैंक से उल्टा करके देख सकते हो कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है समझने की कोशिश करना। इटली में फांसीवाद के उदय के विवरण प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग फांसीवाद का परिचय देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले परिचय में देखिए मुझे क्या लिखना है, प्रथम विश्व युद्ध में इटली मित्र राष्ट्रों के साथ था। उन्होंने युद्ध में इसलिए भाग लिया था कि युद्ध की लूट में पर्याप्त भाग मिल सके। ठीक है, किंतु उसे निराशा ही हाथ लगी। वहां पर उसे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। जिस उम्मीद से वह युद्ध में हिस्सा लिए थे उस उम्मीद पर वह खड़े मतलब वह उम्मीद उसकी पूरी ना हो सकी। वर्साई की संधि में उसे बहुत थोड़ा हिस्सा मिला, जबकि युद्ध में उसकी अपार क्षति हो गई। यानी कि जितना उसको फायदा नहीं हुआ इस युद्ध में हिस्सा लेने से उतना उसको नुकसान हो गया। ठीक है, वर्साई की संधि ने उनकी आशाओं पर तुषारपात किया और इससे उसका घोर अपमान हुआ और उसके अभिमान को क्या हुआ, तो गहरी चोट भी पहुंची। इस तरीके से आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है सारा चीज। और इसके बाद देखिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट तो ये जरूर याद रखना है, वह क्या है, तो इटली में फांसीवाद के उदय का कारण क्या था। सबसे पहला कारण था व्यापक जन संतोष। क्या था, व्यापक जन असंतोष जो है यह सबसे महत्वपूर्ण कारण था। दूसरा कारण क्या था भाई, दूसरा कारण था आर्थिक असंतोष। तीसरा था राष्ट्रीयता की भावना पर आघात। इस तरीके से आपको लिखना है और पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर लिखोगे। चौथा कारण क्या था, तो उग्र राष्ट्रीयता का प्रचार। इसके बाद देखना पांचवा कारण क्या था मेरे भाई, पांचवा कारण था साम्यवाद का विरोध। पांचवा कारण क्या था, साम्यवाद का विरोध। और एक आखिरी कारण में आपको क्या लिखना है, आखिरी कारण जो है वह मुसोलिनी का प्रभावशाली व्यक्तित्व। इन्होंने क्या किया था, तो 3 नारा भी दिया जनता के लिए। कौन कौन सा, मुसोलिनी सदैव सही होता है। और इसके बाद देखिए अगला नारा दिया था उसने, उसके आदेशों पर जनता को विश्वास करना चाहिए तथा उसका पालन करना चाहिए। व्यवस्था, अनुशासन और सत्ता, ये कुल मिलाकर 3 नारा किसके लिए दिए थे, जनता के लिए दिए थे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आंसर राइटिंग करनी है। आप इसको नोट कर लीजिए, या पीडीएफ तो मैंने बताया कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी, कहां मिलेगी और कब मिलेगी। ठीक है, तो फिलहाल इसको नोट करके आप क्या करोगे, तो रिवीजन करोगे डेली कम से कम 2 से 3 बार। तो यार जरूर पढ़ो सारे के सारे क्वेश्चंस को एग्जाम तक ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश करो और ज्यादा से ज्यादा इसको क्या करो, तो पढ़ने की कोशिश करो। बाकी रट्टाफिकेशन तो हिस्ट्री है भाई, रटोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इसको समझकर पढ़ने की कोशिश करो। उम्मीद करता हूं ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो भाई। बस एक टारगेट है आपके साथ कि वो 5 के टारगेट है कि आपके एग्जाम तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिक्स टारगेट 2.0 फैमिली से कितने फैमिली, तो 5 के फैमिली। बस इसके लिए तुम ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद।